जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का राकेश स्टडी क्लास में। तो चलिए हम लोग आज ये बना रहे हैं, टेस्टिंग वीडियो बना रहे हैं। तो हम लोग आज इस पहली वीडियो में पढ़ेंगे गांधी युग के बारे में। हम लोग गांधी युग के बारे में पूरा बढ़िया तरह से पूरा विस्तार में पढ़ेंगे कि गांधी युग किसे कहते हैं, कब से कब तक काल को गांधी काल कहते हैं, और गांधी जी ने भारत को आज़ाद कराने के लिए कौन कौन से आंदोलन चलाए थे, कौन कौन से महत्वपूर्ण आंदोलन किए थे। तो हम लोग उनके बारे में पूरा शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग चालू करते हैं। गांधी युग। गांधी युग मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पता है कि 1919 से लेकर 1948 तक का जो काल है, इसे भारतीय इतिहास में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग इन्हीं गांधी युग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग महात्मा गांधी के जन्म से पढ़ेंगे। तो महात्मा गांधी का जन्म, इनका जन्म 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, याद रखना है। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था, आप लोग याद रखना है। करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था। और इनके माता का नाम था पुतली बाई। इनके माता का नाम था पुतली बाई, आप लोग याद रखना है। महात्मा गांधी ने अपना जो भी आरंभिक शिक्षा पूरी की है वो गुजरात से पूरी की है। और अपना आरंभिक शिक्षा, अपना माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद महात्मा गांधी की 1882 में महात्मा गांधी की शादी हो गई। इनकी शादी हुई थी कस्तूरबा गांधी से। कस्तूरबा गांधी से इनका शादी हो गया सन 1982 में। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जिस वक्त महात्मा गांधी की शादी 1882 में कस्तूरबा गांधी से हुई थी, उस वक्त महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी इन दोनों का जो उम्र था वह 13 वर्ष था। इन दोनों का उम्र 13 वर्ष था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि जब महात्मा गांधी की शादी हुई उस वक्त महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी दोनों का उम्र क्या था, तो 13 वर्ष था। अतः महात्मा गांधी 1882 में शादी करने के बाद महात्मा गांधी 1888 में कानून की पढ़ाई करने के लिए वो लंदन चले गए। कानून की पढ़ाई करने के लिए वो लंदन चले गए। और महात्मा गांधी लंदन से कानून की पढ़ाई करके पुनः 1891 में भारत लौटे। 1891 में भारत लौटे और भारत आए थे, मुंबई में आए थे। वो मुंबई में आए थे, आप याद रखना है। मुंबई में आए थे और मुंबई में आकर महात्मा गांधी वकालत कर रहे थे। तो महात्मा गांधी मुंबई में आकर जब वकालत कर रहे थे, तो उसी वक्त महात्मा गांधी के पास एक व्यक्ति का केस आया जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। उनकी जो क्या थी कि उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो उन्हीं के केस को लड़ने के लिए महात्मा गांधी पुनः 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी चले गए। पूछता है महात्मा गांधी किनका केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी डरबन से डरबन से डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। अब याद रखना है, डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। जब महात्मा गांधी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो उस वक्त क्या हुआ कि जो ट्रेन में था प्रथम श्रेणी में काले लोगों को बैठने का अनुमति नहीं थी। इसलिए महात्मा गांधी भूल से क्या किए कि भूल से क्या, उनको जानकारी नहीं थी, महात्मा गांधी चढ़ गए, प्रथम श्रेणी के डब्बे में चढ़ गए। अब वहां से महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने क्या किया कि उनको उठा के वहां से ट्रेन से बाहर फेंक दिया। जब महात्मा गांधी को जब उन लोगों ने ट्रेन से बाहर फेंका तो महात्मा गांधी उसी दिन प्रण कर लिए कि अंग्रेजों, तुम लोग हमको यहाँ से ट्रेन से बाहर फेंके हो, ट्रेन के डब्बे से बाहर फेंके हो, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम तुमको अपने भारत से निकाल कर फेंक देंगे। क्योंकि उस समय भारत में भी अंग्रेजों का ही अधिकार था, भारत अंग्रेजों के गुलाम था। अतः महात्मा गांधी जब आगे बढ़े तो महात्मा गांधी को देखने को मिला महात्मा गांधी जब आगे आए तो महात्मा गांधी को देखने को मिला कि दक्षिण अफ्रीका में जितने भी भारतीय हमारे मजदूर भाई आए हैं, उन भारतीय मजदूर भाइयों के साथ दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के द्वारा काले गोरे का भेदभाव किया जा रहा है और उनका शोषण किया जा रहा है। तो महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी इस काले गोरे के भेदभाव मिटाने के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया, वहां पर मूवमेंट चलाने के
तैयारी में लग गए, आंदोलन चलाने की तैयारी में लग गए। इसके लिए महात्मा गांधी ने क्या किया कि इसके लिए महात्मा गांधी 1894 में नेटाल कांग्रेस की स्थापना की। नेटाल कांग्रेस की स्थापना की, आप लोग याद रखना है, नेटाल कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो नेटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने किए थे। कहाँ किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। जब महात्मा गांधी नेटाल कांग्रेस की स्थापना किए उन मजदूरों को, उस काले गोरे के जो रंग भेदभाव था उनको मिटाने के लिए, तब महात्मा गांधी इसकी स्थापना कर दिए। इसके बाद महात्मा गांधी फिर 1904 में, फिर महात्मा गांधी फिर 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। फिनिक्स आश्रम की स्थापना की कि जहां से आंदोलन का मतलब शुरुआत करके, जहां से आंदोलन चालू करके इन अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीय जो मजदूरों पर जो काले गोरे का जो भेदभाव मतलब चलाया जा रहा है उसको मिटाया सके। अतः महात्मा गांधी को नेटॉप फिनिक्स आश्रम जब स्थापना की, यहाँ जब वो आंदोलन चला रहे थे, तो आंदोलन चलाने के कारण महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने 1908 में अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को उठाकर जेल में डाल दिया। महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया। जब महात्मा गांधी जेल में डाले गए तो महात्मा गांधी जेल में दो लोगों की पुस्तकें पढ़े थे। एक जो थे, एक थे रस्किन और दूसरे थे टॉल्स्टाय। महात्मा गांधी जब जेल में डाले गए तो महात्मा गांधी जेल में इन दो लोगों की पुस्तकें पढ़े थे, एक पढ़े थे रस्किन की, एक पढ़े थे टॉल्स्टाय की। और महात्मा गांधी इन जेल में इन दो महान लेखकों के पुस्तक पढ़ के महात्मा गांधी एक के पुस्तक से पढ़कर भूख हड़ताल करना सीख गए, और एक के पुस्तक पढ़ के महात्मा गांधी एक के पुस्तक पढ़ के भूख हड़ताल करना सीख गए, और एक के पुस्तक पढ़ने के बाद महात्मा गांधी थे आंदोलन करना सीख गए। क्योंकि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनसे बोले थे तुम कोई भी आंदोलन करने से पहले तुम एक बहुत बड़े मतलब दार्शनिक, मतलब बहुत बड़े मतलब लेखक, तुम एक मतलब पुस्तक पहले पढ़ लो जिसमें आंदोलन चलाने की मतलब कुछ मतलब उसके बारे में बताया गया हो। तो महात्मा गांधी जेल में इन दोनों की पुस्तक पढ़ी थी। उसके बाद महात्मा गांधी जेल से छूटने के बाद, महात्मा गांधी जेल से छूटने के बाद फिर 1910 में महात्मा गांधी जो थे मतलब वहां पर आंदोलन चलाने के लिए वहां के मजदूरों से विनती कर रहे थे कि तुम हमारा साथ दो ताकि हम तुम लोगों के साथ आंदोलन चलाकर इस काले गोरे के भेदभाव हम मिटा सके। तो वहाँ के जो मजदूर थे वो बोल रहे थे कि मतलब गांधी जी मतलब आप लोगों के साथ मतलब आपके साथ मतलब हम आंदोलन करें या मतलब हम कमाएं, या मतलब नहीं कमाएंगे तो फिर कहाँ से खाएंगे हम। तो महात्मा गांधी उन मजदूरों के लिए एक आश्रम की स्थापना की जिसका नाम था टॉल्स्टाय आश्रम। याद रखेगा, टॉल्स्टाय आश्रम। पूछता है टॉल्स्टाय आश्रम की स्थापना कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। किनके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था। तो अब महात्मा गांधी इस टॉल्स्टाय आश्रम में इन सभी मजदूरों की व्यवस्था किए, खाने के पीने के रहने की व्यवस्था किए, और महात्मा गांधी फिर यहीं से अपना पुनः से आंदोलन चालू किए। और वहां पर आंदोलन चलाकर महात्मा गांधी क्या किए कि दक्षिण अफ्रीका में काले गोरे का भेदभाव मिटा दिए। अतः दक्षिण अफ्रीका में काले गोरे भेदभाव मिटाने के बाद महात्मा गांधी पुनः 9 जनवरी, अब याद रखना है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए। जिस दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे, उस 9 जनवरी को आज भी प्रत्येक दिन प्रवास दिवस के रूप में मनाया है। अब याद रहेगा, प्रत्येक दिन प्रवास दिवस कब मनाया है? तो 9 जनवरी को मनाया है। क्यों मनाया है? क्योंकि महात्मा गांधी उस दिन दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। अतः 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवास दिवस के रूप में मनाया है। जब महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आ रहे थे तो उनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, वो महात्मा गांधी से बोले थे कि तुम भारत जा रहे हो, तुमको मतलब अंग्रेजों के खिलाफ तुमको जो भी आंदोलन करना है, तुम आंदोलन करने से पहले वहां की चारों तरफ की स्थिति तुम पहले जांच लेना कि कहाँ की स्थिति क्या है, उसके बाद तुम आंदोलन को चालू करना। अतः महात्मा गांधी जब 9 जनवरी जब 1915 को जब महात्मा गांधी जब भारत है तो उनको 2 साल तक कोई भी आंदोलन करने से मना हुआ था। तो महात्मा गांधी 2 साल तक कोई आंदोलन नहीं किए। लेकिन महात्मा गांधी भारत में पहली बार
भारतीय जनता के सामने 1915 में आए थे। अब याद रहेगा 1915 में महात्मा गांधी भारतीय जनता के सामने सबसे पहली बार कब आए थे, तो 1915 में आए थे। तो ये 1915 में बीएचयू का उद्घाटन हो रहा था, जिसे हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। तो इसी बीएचयू के उद्घाटन में महात्मा गांधी पहली बार भारतीय जनता के सामने आए थे। उसके बाद 1916 में, उसके बाद 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन चला था, उनकी बैठक चल रही थी। तो इस कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी को बुलाया गया था। अब महात्मा गांधी वहां पर जाकर भाषण दे रहे थे वहां पे। तो वहां पर हमारे बिहार के चंपारण जिले से एक किसान वहां पर गए हुए थे, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। अब ला देखिएगा, राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल, ये भी लखनऊ सम्मेलन में गए हुए थे, कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में ये भी गए हुए थे। जब महात्मा गांधी वहां भाषण दे रहे थे, तो जब राजकुमार शुक्ल जब महात्मा गांधी जो भाषण देते हुए देखे, तो उस समय क्या हुआ कि उस समय चंपारण में क्या हुआ था कि अंग्रेजों के द्वारा चंपारण के किसानों पर तिनकठिया प्रणाली लागू की गई थी। और उस तिनकठिया प्रणाली से वहां के जो किसान थे काफी परेशान थे। तो उसी बात को लेकर जो राजकुमार शुक्ल थे वह लखनऊ सम्मेलन में गए हुए थे। तो वहां पर जब उन्होंने जब महात्मा गांधी को देखा, तो उनको लगा कि यही एक आदमी है जो हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। अतः वह सम्मेलन बैठक खत्म होने के बाद जो राजकुमार शुक्ल थे वह महात्मा गांधी से मुलाकात किए, और मुलाकात करने के बाद चंपारण में जो भी घटनाएं चल रही थी उनके बारे में बतलाए कि कि गांधी जी मतलब हमारे चंपारण में अंग्रेजों के द्वारा तिनकठिया प्रणाली लागू किया गया किसानों पर। इस तिनकठिया प्रणाली के द्वारा प्रत्येक किसान जो है उनको 20 कट्ठा खेत में से तो अपने 3 कट्ठा खेत में नीली खेती करनी पड़ती है। और किसान नील की खेती करना चाहते नहीं है, क्योंकि जिस भूमि पर एक बार नील की खेती हो जाएगी वह भूमि 15-20 वर्षों के लिए, वह भूमि 15 से 20 वर्षों के लिए एकदम बंजर हो जाएगी। और दूसरी बात कि जो किसान नील की खेती कर रहे थे, नील की खेती करने के बाद, नील उपराजने के बाद जब उसको लोग मार्केट में लेके जाते थे तो उनको अच्छा भाव मिलता नहीं था, अच्छा पैसा उनको मिलता नहीं था। अतः सारे किसान इससे परेशान थे। तो महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल सारे बात कह सुनाए। तो महात्मा गांधी बोले कि देखिए हमारे जो गुरु जी है ना गोपाल कृष्ण गोखले, वो हमसे बोले हैं कि भारत तुम जा रहे हो तो तुम 2 साल तक तुमको कोई आंदोलन नहीं करना है, 2 साल के बाद तुमको कोई आंदोलन करना है। अतः जो महात्मा गांधी थे अपने गुरु के कहने पर महात्मा गांधी 2 साल तक कोई आंदोलन नहीं किए, और राजकुमार शुक्ल से बोले कि आप जाइए, आपके यहाँ हम 2 साल के बाद हम आएंगे। यानी कि 15 में आए थे, 2 साल 17 में हो जाएगा, आपके यहाँ 17 में आएंगे। अतः महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर 1917 में चंपारण गए। अपना देखिए 1917 में चंपारण गए। क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर गए थे, तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गए थे। कब गए थे, 1917 में गए थे। और 1917 में चंपारण जाकर महात्मा गांधी चंपारण के किसानों को इकट्ठा किए, और इकट्ठा करने के बाद सभी किसानों के साथ मिलकर उन्होंने चंपारण आंदोलन किया। और वहां के किसानों की ऊपर जो तिनकठिया प्रणाली जो लागू था, उस तिनकठिया प्रणाली को महात्मा गांधी समाप्त कर दिए। यह जो आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, यह महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था। महात्मा गांधी का यह भारत में पहला आंदोलन था। यदि पूछे कि महात्मा गांधी का विश्व में पहला आंदोलन कौन था, तो महात्मा गांधी का विश्व में पहला आंदोलन था फिनिक्स फार्म आंदोलन। फिनिक्स फार्म आंदोलन जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में चलाए थे काले गोरे के भेदभाव मिटाने के लिए, तो महात्मा गांधी का विश्व में पहला आंदोलन था। यह जो चंपारण जो सत्याग्रह है यह महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन है। उसके बाद क्या कि 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा एक और आंदोलन चलाया गया था, जिसे हम खेड़ा आंदोलन के नाम से जानते हैं। आप सभी बच्चों को पता होगा खेड़ा आंदोलन। तो महात्मा गांधी फिर 1918 में जो चलाए थे आंदोलन, उसका नाम था खेड़ा आंदोलन। अब याद रखना है 1918 में हुआ था खेड़ा आंदोलन। 1918 में हुआ क्या था खेड़ा आंदोलन में कि 1917 में बारिश ना होने के कारण खेड़ा में जो मुख्य रूप से फसलें उगाई जाती थी तंबाकू की और कपास की। क्वेश्चन पूछता है कि खेड़ा में मुख्य रूप से किन 2 फसलों का उत्पादन होता था, वो होता था तंबाकू का, याद रखेगा, तंबाकू का और कपास का। तो खेड़ा में मुख्य रूप से यही 2 फसल उगाई जाती थी। और 2017 में बारिश ना होने के कारण पूरी फसल नष्ट हो गई थी, पूरी फसल बर्बाद हो गई थी।
और फसल बर्बाद होने की वजह से किसानों के पास पैसा नहीं आ पाया और जो किसान थे वह लगान देने में असमर्थ हो गए। लेकिन जो अंग्रेजी जो सरकार थे, अंग्रेज जो अधिकारी थे, वह किसानों के लगान के लिए काफी उन पर जोरजबरदस्ती कर रहे थे, उनको डरा रहे थे, धमका रहे थे, और जो किसान लगान नहीं दे पा रहा था उनका जमीन हड़प लेता था। अतः इसके लिए महात्मा गांधी को वहां बुलाया गया। तो महात्मा गांधी 1918 में चंपारण गए और वहां के किसानों से, वहां किसानों के साथ मिले। और तो महात्मा गांधी से पूछे किसानों से आखिर क्या बात है। तो महात्मा गांधी से किसानों सारा बात कह सुनाया कि मतलब ये बात है, और अंग्रेज सरकार से हम लगान माफी की मांग कर रहे हैं, अंग्रेज सरकार लगान माफी नहीं कर रही है। अतः महात्मा गांधी उन सभी किसानों को एक साथ किए, आंदोलन चलाए, और महात्मा गांधी आंदोलन चला के किसानों का लगान माफ करवा दिए। किसानों का लगान आप याद रखिएगा, किसानों का लगान का के माफ करवाए। लेकिन अब ध्यान रखना है, खेड़ा आंदोलन में किसानों पर से लगान पूरी तरह से माफ नहीं हुआ था। महात्मा गांधी बोले थे कि जो किसान लगान चुकाने में समर्थ है वो लगान चुकाएंगे, और जो किसान लगान देने में असमर्थ है वो लगान नहीं चुकाएंगे। ये था खेड़ा आंदोलन महात्मा गांधी का। अब 1918 में ही एक और मूवमेंट हुआ था, जिसे हम लोग मूवमेंट नहीं होता मतलब उसको जिसको हम जानते हैं मिल मजदूरों का हड़ताल, जिसे हम जानते हैं अहमदाबाद के मिल मजदूरों का हड़ताल। अहमदाबाद के मिल मजदूरों का हड़ताल। यह अहमदाबाद में मिल मजदूरों जो हड़ताल हुआ था मेरे बच्चों, यह हुआ था 1918 में हुआ था। अब अहमदाबाद में मिल मजदूरों का हड़ताल इसलिए हुआ था क्योंकि 1917 में जो अहमदाबाद में हुआ क्या था, वहां पर एक बीमारी फैल गई थी जिसका नाम था प्लेग। बीमारी का नाम था प्लेग। और प्लेग बीमारी फैलने के कारण जितने भी वहां पर मजदूर थे वो सारे मजदूर बीमारी की डर से और मतलब अपने अपना अपना मतलब काम छोड़कर, कंपनी छोड़कर वो अपने अपने गांव जा रहे थे। तो मिल मालिकों ने देखा कि यदि सारे श्रमिक, यदि सारे मजदूर यदि मिल छोड़कर चले जाएंगे तो हमारा मिल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जब मजदूर ही नहीं रहेंगे तो उसमें काम कौन करेगा। अतः मिल मालिक देखेंगे जब हमारा बंद हो जाएगा, इसके लिए क्या किया जाए। तो मिल मालिकों ने उन मजदूरों को लालच देना चालू कर दिए, और उन्होंने एक बोनस मतलब बोनस देना चालू किया, एक बोनस देना चालू किया जिसका नाम था प्लेग बोनस, जिसका नाम था प्लेग बोनस। इनमें किया क्या गया कि जिन मजदूरों की मजदूरी जितना थी उन मजदूरी को दुगुना कर दिया गया। अब जो गरीब जो किसान थे, जो मतलब पैसे के मारे थे, वो लोग क्या किए कि मतलब पैसे की लालच में वो मजदूर प्लेग बीमारी में भी वहां पर डटे रहे और मालिकों के साथ मिलकर अपना कंपनी में काम करते रहे। और उसके बाद हुआ कि जैसे ही प्लेग बीमारी खत्म हुआ, जैसे ही बीमारी खत्म हुआ, तो बीमारी खत्म होने के बाद क्या हुआ कि जो मिल मालिक थे पुनः से जो उनका जो मजदूरी था, उनका जो वेतन था, पुनः से फिर से दोबारा उतना घटाकर कर दिया गया। तब मजदूरों का कहना था कि जब आप पे विपत्ति पड़ी थी, जब आप पे मुसीबत आया था, तो उस मुसीबत में हमने आपका साथ दिया, और मतलब मौत से हम लड़े, मौत से खेले और मुसीबत आपका साथ दिए। और जो मुसीबत आप पर से टल गया तो आप हमारी मजदूरी पुनः क्यों कम कर रहे हैं। उसी मजदूरी को जो कम किया गया था, इसी मजदूरी को बढ़ाने के लिए अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने हड़ताल किया था। अतः इसकी जानकारी महात्मा गांधी को लगी। जो मजदूर थे वो हड़ताल कर रहे थे, उनका बात मिल मालिक समझ में मान नहीं रहे थे। मान इसलिए नहीं थे क्योंकि जैसे ही बीमारी खत्म हुई, बीमारी खत्म होने के बाद पुनः गांव से श्रमिक शहर में काम करने के लिए आ गए, और श्रमिक अधिक मात्रा में हो गए, तो इनको कोई जरूरत नहीं थी, दूसरे श्रमिक को लोग रख लिए थे। अतः महात्मा गांधी की इस बात की खबर मिली तो महात्मा गांधी कहाँ गए, वो महात्मा गांधी वहां पर गए, मजदूरों के सारे बात सुनी, और महात्मा गांधी उन मजदूरों को इकट्ठा करके महात्मा गांधी भी हड़ताल करना चालू किए। महात्मा गांधी वहां पर भूख हड़ताल कर दिए। जब मिल मालिक देखे कि महात्मा गांधी आ गए, महात्मा गांधी भूख हड़ताल किए, फिर कोई बड़ा सा घटना हो जाएगा, इनको मतलब मजदूरों की बात मान लिया है। अतः मिल मजदूर आए, महात्मा गांधी की बात मान गए, और जो मजदूरों की जो मजदूरी थी, मजदूरों की मजदूरी में बढ़ोतरी कर दी गई, इनको बढ़ा दी गई। एक क्वेश्चन पूछता है कि अहमदाबाद के मिल मजदूर हड़ताल में मजदूरों की मजदूरी में कितना बढ़ोतरी की गई। तो मजदूरों के मजदूरी में 35% की बढ़ोतरी की गई थी, आप लोग याद रखना है।
मजदूरों की मजदूरी में 35% की वृद्धि की थी। आप लोग को याद रखना है। तो ये था महात्मा गांधी का अहमदाबाद के मिल मजदूरों का हड़ताल में योगदान। तब याद रखना है कि अहमदाबाद के मिल मजदूरों का हड़ताल कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। देखते हैं इसके आगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर हुआ 1919 में। उसके बाद 1919 में 1919 में खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन। अब इस खिलाफत आंदोलन में हुआ क्या था? जैसा कि आप जानते होंगे, आप पढ़े भी होंगे कि 1919 लेकर 1914 से लेकर 1918 तक एक युद्ध हुआ था, जिसे हम प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। जिसे हम प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। इस प्रथम विश्व युद्ध में मुख्य रूप से दो गुट थे। एक थे मित्र राष्ट्र, एक थे केंद्रीय राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में मुख्य रूप से था इंग्लैंड था, अमेरिका था, फ्रांस था, रूस था। और केंद्रीय राष्ट्र में था तुर्की था, बुल्गारिया था, ऑस्ट्रिया हंगरी था, जर्मनी था। तो इसमें हुआ क्या कि इसमें मित्र राष्ट्र की जीत हो गई और केंद्रीय राष्ट्र की पराजय हो गई। यानी कि इंग्लैंड था मित्र राष्ट्र में, तो इंग्लैंड की क्या हो गई? इंग्लैंड की जीत हो गई। और जो तुर्की था वह केंद्रीय राष्ट्र में था, तो उसकी पराजय हो गई। इसमें हुआ क्या? तुर्की की पराजय होने के बाद तुर्की पर इंग्लैंड वालों ने, अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया। और तुर्की में एक पद था जिसका नाम था खलीफा। तुर्की जो मुसलमान थे, खलीफा को अल्लाह के बाद, मतलब अपने अल्लाह के बाद जो दूसरा स्थान था वह खलीफा का स्थान था। तो तुर्की जो मुसलमान थे वह खलीफा को बहुत मानते थे। तो अब अंग्रेजों ने क्या किया कि उस तुर्की के जो खलीफा थे उसको उनके पद से हटा दिया। जब उनके पद से हटा दिया तो भारत के जो मुसलमान थे वो अब वह अंग्रेजों के खिलाफ हो गए कि जो तुर्की में जो खलीफा का पद है उनको खलीफा के पद से क्यों हटाया गया। अब यहाँ पे भारत के जो मुसलमान थे, भारत के मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ क्या किए कि यहाँ पर आंदोलन छेड़ दिए कि तुर्की के जो खलीफा है उनको खलीफा के पद से क्यों हटा दिया गया। अतः जो भारत के जो मुसलमान थे उन लोगों ने क्या किया कि अंग्रेजों के खिलाफ, भारत में जो अंग्रेज थे उन लोगों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन करना चालू कर दिए। और भारत के दो मुस्लिम भाई थे, दो मुस्लिम भाई थे जिनका नाम था अली बंधु। इनका नाम था अली बंधु। इन दोनों भाइयों का नाम था, एक का नाम था मोहम्मद अली, और एक का नाम था शौकत अली। एक का नाम था शौकत अली। अब इन दोनों भाइयों ने क्या किया कि 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया। और खिलाफत समिति चलाने के लिए इन दोनों भाइयों ने खिलाफत समिति का गठन किया। महात्मा गांधी देखे, अब महात्मा गांधी को भारत में भी अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन करना था। अब महात्मा गांधी के एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करने के लिए महात्मा गांधी को चाहिए कि मुसलमान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब उनका साथ दे, तभी उनका एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हो सकता है। तो अब महात्मा गांधी की एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करने के लिए महात्मा गांधी को मुसलमानों का साथ बहुत जरूरी था। महात्मा गांधी देखे कि जो मुसलमान है वह खिलाफत आंदोलन अकेले चला रहे हैं। यदि हम इस आंदोलन में मुसलमानों का साथ देते हैं तो जो मुसलमान है वह हमें एक आगे चलकर जो हम बहुत बड़ा एक जन आंदोलन चलाना चाहते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें मुसलमान हमारा साथ देंगे। अतः महात्मा गांधी को इस खिलाफत समिति का, महात्मा गांधी को खिलाफत समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। खिलाफत समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। महात्मा गांधी वहां मतलब गए थे और भाषण दिए। महात्मा गांधी इतना मुसलमानों की तरफ से इतना खतरनाक भाषण दिए कि उन मुसलमानों को लगा कि यही एक महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे इस आंदोलन में हमारा साथ दे सकते हैं और खलीफा पद से मतलब न्याय दिलवा सकते हैं। अतः महात्मा गांधी जब अध्यक्ष बना दिया, खिलाफत समिति जब उनको अध्यक्ष बना दिया गया, तो महात्मा गांधी खिलाफत अब आंदोलन का पूरी तरह से बागडोर महात्मा गांधी के हाथों में आ गया। अब महात्मा गांधी अंग्रेजों को धमकी दिए कि यदि तुर्की में खलीफा के साथ न्याय नहीं किया जाएगा तो हम यहाँ पर अंग्रेजों के साथ असहयोग आंदोलन करेंगे। महात्मा गांधी यह धमकी दिए।
और महात्मा गांधी कांग्रेस अधिवेशन में अपना प्रस्ताव भी पारित मतलब प्रस्ताव अपना लगा चुके थे स्वीकार करवाने के लिए कि हाँ हम असहयोग आंदोलन हम चालू करें। अतः हुआ क्या कि महात्मा गांधी जो अंग्रेजों को जो धमकी दिए थे कि यदि तुर्की खलीफा के साथ न्याय नहीं होगा तो हम असहयोग आंदोलन करेंगे, तो महात्मा गांधी के बात को नहीं माना गया। अतः महात्मा गांधी जो प्रस्ताव जो अपना पेश किए थे कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए, महात्मा गांधी का वह असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 1920 के नागपुर अधिवेशन में यह प्रस्ताव इनका स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, आप आंदोलन चलाइए। अतः महात्मा गांधी क्या किए कि 1 अगस्त महात्मा गांधी 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चालू कर दिए। असहयोग आंदोलन चालू कर दिए। महात्मा गांधी की एक पुस्तक है जिनका नाम है हिंद स्वराज। महात्मा गांधी जो पुस्तक है, एक पुस्तक है जिसका नाम था हिंद स्वराज। महात्मा गांधी इस पुस्तक में कहे हैं, लिखे हैं कि यदि भारतीय अंग्रेजों का साथ देना छोड़ दें तो हमारा जो भारत है वह 1 साल के अंदर आजाद हो जाएगा। इस पुस्तक में महात्मा गांधी कहे थे। अतः साफ साफ महात्मा गांधी इस आंदोलन में कह दिए, असहयोग आंदोलन में, कि कोई भी भारतीय अंग्रेजों का साथ नहीं देगा। पूरी तरह से अंग्रेजों का भारतीय क्या करेंगे, असहयोग करेंगे। यदि भारतीय अंग्रेजों का 1 साल तक असहयोग कर दिए, साथ देना छोड़ दिए, तो जो अंग्रेज है अपने आप यहाँ से 1 साल में अंदर यहाँ से भाग जाएंगे अपने देश। तो अतः हुआ का कि महात्मा गांधी जो बोले थे, महात्मा गांधी के कहने पर जो भी भारतीय अंग्रेजों के सेना में भर्ती थे उन्होंने अपने पद से त्याग दे दिया। जो पुलिस में भर्ती थे वो अपने पद से त्याग दे दिए। जो अंग्रेजों की तरफ से वकालत कर रहे थे भारतीय, उन्होंने वकालत करना छोड़ दिया। वकालत करना छोड़ दिया। सेना ने अपने पद से त्याग दे दिया। पुलिस अपने पद से त्याग दे दी। जो शिक्षक थे, जो शिक्षक अंग्रेजों के बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रहे थे, उन्होंने अपने पद से त्याग दे दिया। अंग्रेजों के घर में जो कपड़ा धोता था अंग्रेजों का, वो कपड़ा धोना छोड़ दिया। उनका दाढ़ी मूंछ बना था, वो दाढ़ी मूंछ बनाना छोड़ दिया। जो उनका यहाँ जो पानी भरता था, पानी भरना छोड़ दिया। उनका यहाँ जो रसोईया था, जो खाना बनाता था, वो खाना बनाना छोड़ दिया। यानी कि भारत में पूरी तरह से अंग्रेजों का साथ देना भारतीय छोड़ दिए। धीरे धीरे महात्मा गांधी की बातों पर उन्होंने साथ देना अंग्रेजों को छोड़ दिए। सहयोग करना छोड़ दिए। यह आंदोलन बहुत अच्छे से चल रहा था। यह आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन में महात्मा गांधी कहना था, इस आंदोलन में किसी भी प्रकार का कोई हिंसात्मक कार्रवाई यानी कोई भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम इस आंदोलन को वहां पे बंद कर देंगे। तो यह आंदोलन बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। तो इसी बीच क्या हुआ कि एक गोरखपुर जिला के देवरिया है, देवरिया में एक स्थान पड़ा जिसका नाम है चौरा चौरी। इसका नाम है चौरा चौरी, सॉरी चौरी चौरा होता है शायद, चौरी चौरा। तो आंदोलन बहुत अच्छा चल रहा था। तो जो गोरखपुर के देवरिया जिले के जो ये चौरी चौरा जो गांव है, ये चौरी चौरा इस यहाँ पे 5 फरवरी 1922 को कुछ प्रदर्शनकारियों के द्वारा सड़क पर उतरकर अंग्रेजों के खिलाफ नारा लगा रहे थे, अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे और अंग्रेजी सामानों का विरोध कर रहे थे। उस सड़क पर उतरकर जो प्रदर्शनकारी थे वो सड़क पर उतरकर तोड़फोड़ कर रहे थे। जो अंग्रेजी जो पुलिस थी उनको मना कर रही थी, लेकिन ये जो भारत के मतलब ये जो वहाँ के जो लोग थे वो मान नहीं रहे थे, तोड़फोड़ और कर रहे थे। अतः लास्ट में क्या हुआ कि उस अंग्रेजी पुलिस को उस प्रदर्शनकारियों पर लाठी चलाना पड़ा। अतः जब उस पुलिस ने जब उन प्रदर्शनकारियों जब लाठी चलाया, तो लाठी चलाने के बाद वो जो प्रदर्शनकारी थे वो और उग्र हो गए, वो और भड़क गए और उल्टा में उन पुलिस वालों को ही लखेदने लगे। जब पुलिस वालों को मतलब मारने लगे, मतलब लखेद के, अब वो पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए वो थाने में शरण लिए। पूछता है कि चौरी चौरा कांड में जो पुलिस वाले थे अपनी जान बचाने के लिए कहाँ शरण लिए थे, तो थाने में जाके शरण लिए थे। और थाने में जाकर अपने आप को उन लोगों ने अंदर लॉकअप में बंद कर लिए। और उस लॉकअप में कुल 22 पुलिसकर्मी थे। आप लोग याद रखना है, कुल 22 पुलिसकर्मी थे। यहाँ पर जनता भड़की हुई है, जनता उनका पीछा की है उनको मारने के लिए।
और जो पुलिसकर्मी थे अपने जान बचाने के लिए जेल में आकर अपने आप को अंदर से आकर ताला मार लिए, ताला मार लिए। तो जो वहाँ के जो लोग थे उनका पीछा करते करते वहाँ लोग थाने में आ गए। उन लोगों ने देखा कि जो पुलिस लोग है अपनी जान बचाने के लिए अंदर मतलब ढुक कर वो लोग अंदर से ताला मार दिए हैं। तो इधर से ये लोग भी क्या किए, इधर से बहरिया से लोग अपना एगो ताला मार दिए, ये लोग बहरिया से एगो ताला मार दिए। तो वो लोग सोच रहा था कि ये लोग पागल है क्या, ये लोग बहरिया से क्या ताला मार रहा है, अंदर से ऑलरेडी ताला मारा हुआ है। तो हमारे जो उत्तर प्रदेश का जो बिहार के जो होता है ना व्यक्ति, बहुत खचड़ा लड़का होता है सब, तो उन्होंने ताला मार दिया, बोला कि रुक दिखाते हैं काहे लिए तुम ताला मारे हैं। तो ताला मार दिया। उसके बाद उन लोगों ने मिट्टी का तेल लाया और मिट्टी के तेल से पूरे जेल पे छिड़क दिया, मिट्टी का तेल पूरा जेल पर छिड़क दिया उन लोगों ने। तब उन लोगों के एहसास हुआ कि अरे दादा ये तो आग लगाएगा सब। तब उन लोगों ने पूरा मिट्टी का तेल इस पर छिड़क कर उन लोगों ने सलाई को बार दिया, पूरा जेल में आग लगा दिया। वह दिन था मेरे प्यारे बच्चों 22 फरवरी 1922। और इस 5 फरवरी 1922 को अपनी जान बचाने के लिए 22 पुलिसकर्मी कहाँ बंद थे, जेल में अपने आप को बंद कर लिए थे। और वहां की जनता ने उस जेल में आग लगा दिया। और इस 1922 में उस जेल में 22 पुलिसकर्मी जिंदा भूजा गए। आप लोग याद रखना है कि चौरी चौरा कांड में जो जेल में कितने पुलिस जल गए थे, जल के मर गए थे, तो थे 22 पुलिसकर्मी। आप याद रखना है 1922 को जेल में 22 पुलिसकर्मी जिंदा भूजा गए थे। और महात्मा गांधी कहना था कि असहयोग आंदोलन चलाते समय किसी प्रकार का कोई हिंसात्मक कार्य नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर इतना बड़ा हिंसा हो गया। अब महात्मा गांधी क्या किए कि महात्मा गांधी वहां का दौरा करने के लिए गए, महात्मा गांधी वहां का दौरा करने के लिए गए, वहां गए। महात्मा गांधी वहां पर जाने के बाद महात्मा गांधी जब वहां की स्थिति देखे कि यहाँ की स्थिति काफी नाजुक हो गई है, तो वहां महात्मा गांधी क्या किए कि यह घटना हुआ था 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुआ था। और महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन, याद रखना है असहयोग आंदोलन घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को। और महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। क्या कर लिए, वापस ले लिए। क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन कब वापस लिए थे, तो वह लिए थे 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन वापस ले लिए। और पूरे भारत से यह आंदोलन वापस ले लिए। जब महात्मा गांधी जब यह आंदोलन पूरे भारत से वापस लिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले गांधी जी को, यदि कोई गलती करता है जम्मू कश्मीर, यदि गलती करता है जम्मू कश्मीर, तो उसकी सजा हम कन्याकुमारी क्यों दे रहे हैं। उनका कहना था कि यदि हिंसा हुआ है चौरी चौरा में, गोरखपुर के देवरिया के चौरी चौरा में हिंसा हुआ है, तो आप केवल वहां से आंदोलन को वापस ले लीजिए। आप पूरे भारत से आंदोलन क्यों वापस ले रहे हैं, क्यों बंद कर रहे हैं। अब महात्मा गांधी वापस ले लिए थे। अब जिस महात्मा गांधी के फेवर में साथ में पूरी भारतीय जनता थी, महात्मा गांधी कहने पर सब लोग मरने कटने के लिए तैयार थे। जब यह असहयोग आंदोलन जब वापस ले लिए, तो महात्मा गांधी के चारों तरफ से गाली पड़ने लगी। कहा जाता है कि आप किसी के लिए 100 काम सही काम कीजिए, यदि आप उसकी नजर में एक गलत काम कर दिए ना, तो आप सबसे अधिक बुरे आप उसी के लिए हैं। भले आप उस व्यक्ति के लिए कितना भी सही काम किए हो, आप उस व्यक्ति के लिए 100 मतलब सही काम किए हैं, लेकिन यदि आपसे भूल से यदि आपसे एक गलती हो जा रही है, तो उस व्यक्ति के लिए सबसे अधिक गलत व्यक्ति, सबसे अधिक गलत आदमी आप ही होते हैं। अब आप लोग समझिए, जिस महात्मा गांधी के साथ पूरी जनता थी भारत की, महात्मा गांधी केवल भारत से मतलब आंदोलन वापस लेने का, महात्मा गांधी चारों तरफ सब लोग गाली देने लगे। अंग्रेज भी यही मौका खोज रहे थे। यदि आंदोलन वापस लेने से पहले महात्मा गांधी को यदि अंग्रेज जेल में उठा के डालते, तो पूरी जनता अंग्रेजों के खिलाफ हुई थी, वो लोग और बहुत बड़ा कुछ कर देते, कांड कर देते। तो अंग्रेज भी इससे ही एक मौका का तलाश कर रहे थे कि एक मौका मिले कि जब गांधी जी का भारतीय विरोध करे, हम गांधी जी उठाकर जेल में डाल दें। तो अंग्रेजों को मौका मिल गया जब महात्मा गांधी को सारी जनता गाली देने लगी वापस लेने के बाद। अब अंग्रेजों ने कहा कि यही समय है, गांधी को उठाओ जेल में डाल दो।
अतः महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन वापस लिए थे और महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 को जेल में डाल दिया गया। महात्मा गांधी याद रखेगा, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो 12 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद गांधी जी को जेल में कब डाला गया? तो 10 मार्च 1922 को। अब महात्मा गांधी, आप लोग पता है कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका के जेल में ही एक बहुत बड़े महान लेखक की पुस्तक पढ़े थे और उनकी पुस्तक पढ़ के महात्मा गांधी थे भूख हड़ताल करना सीख लिए थे। तो महात्मा गांधी को जब जेल में डाला गया, तो जेल में डालने के बाद अब महात्मा गांधी सोचे कि यदि हम ज्यादा दिन तक जेल में रहे तो फिर कुछ गड़बड़ हो सकता है। अब महात्मा गांधी सोच रहे थे कि हम क्या करें कि हम जेल से जल्दी निकल जाए। अब महात्मा गांधी जेल में ही भूख हड़ताल कर दिए। महात्मा गांधी जेल में ही क्या कर दिए? भूख हड़ताल कर दिए। जेल में ही भूख हड़ताल कर दिए, पूरी तरह से खाना पानी सब कुछ छोड़ दिए थे। जब कुछ दिन बीत गया, महात्मा गांधी, जो भी व्यक्ति मतलब 10-15-20 दिन खाना नहीं खाएगा उसका तो हालत खराब होता है। अब महात्मा गांधी क्या हो गया, उनका पूरी तरह से, इनका शरीर पूरी तरह से लाचार हो गया था, पूरी तरह से मतलब झूल गए थे, पूरी तरह से मतलब एकदम स्थिति इनकी पूरी नाजुक हो गई थी, मरने के कगार पर हो गए थे। अंग्रेजों ने देखा कि यदि यह गांधी जी, मतलब यही यह गांधी जेल में मर गया तो और दिक्कत हो जाएगा, जो भारतीय हैं और दिक्कत कर देंगे और कोई घटना कर देंगे। तो जब महात्मा गांधी की जब स्थिति एकदम मरने की हो गई, एकदम मरने की जब उनकी स्थिति हो गई, तो उन लोगों ने देखा कि जब महात्मा गांधी मर जाएंगे, पूरी तरह लाचार हो जाएंगे, तो आप लोग पता है कि जेल में कैदियों को सोने के लिए एक इतना बड़ा चादर दिया जाता है। महात्मा गांधी उसी चादर पर सोए हुए थे। जब उन लोगों को लगा कि गांधी मर जाएगा, नहीं बचेगा, नहीं खाना खा रहा है, छोड़ दे खाना सब, तो उन जेलर ने क्या किया कि महात्मा गांधी को उसी चादर में उठवा कर लपेटवा कर उधर जेल के बाहर सड़क किनारे रखवा दिया। अब महात्मा गांधी इधर नाटक किए हुए थे कि कैसे हम जेल में से हम यहाँ से निकले, नहीं तो हमारी पूरी जनता हमारे बिना हताश हो जाएगी। तो अब महात्मा गांधी जब इनको एक सड़क के किनारे जब इनको छोड़ दिया गया, महात्मा गांधी जब एक सड़क के किनारे जब महात्मा गांधी जब छोड़ दिया गया, महात्मा गांधी क्या किए कि अब धीरे से उठे, अब धीरे से उठ के देख रहे हैं कि अगल बगल कोई है नहीं ना, धीरे से उठे और देखे कि कोई नहीं देख रहा है, तो अब महात्मा गांधी वहां से उठकर वहां से चल दिए। उसके बाद महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव अधिवेशन में, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन, कर्नाटक, अब याद रखना है कर्नाटक, महात्मा गांधी यहाँ पर गए, इस अधिवेशन में गए और बोले कि अभी टाइगर अभी जिंदा है, हम जेल से वापस आ गए हैं। तो महात्मा गांधी जेल से छूटने के बाद कहाँ गए? 1924 के कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में, वहां पर पहली बार भाषण दिए, बोले कि टाइगर अभी जिंदा है, मरा नहीं है। अतः महात्मा गांधी फिर क्या किए, फिर थोड़ा दिन आराम किए। उसके बाद क्या हुआ कि महात्मा गांधी फिर 1930 में एक आंदोलन चलाए थे, आप लोग याद रखना है। 1930 में एक आंदोलन चलाए थे जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उस वक्त भारत के जो वायसराय था वह था लॉर्ड इरविन। महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन से एक समझौता किए, एक पत्र लिखे उसके पास जिसका नाम था 11 सूत्री मांग। महात्मा गांधी एक मांग किए, पत्र में एक मांग लिखे जिसका नाम था 11 सूत्री मांग। महात्मा गांधी के इसमें कुल 11 गो मांग थी अंग्रेजों से, और महात्मा गांधी अंग्रेजों को धमकी भी दिए थे, यदि हमारी इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। महात्मा गांधी फिर धमकी दे दिए कि यदि हमारी 11 सूत्री मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो हम क्या करेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। और जिस वक्त महात्मा गांधी यह मांग किए थे, उस वक्त जो भगत सिंह थे, भगत सिंह
इनको सैंडर्स की हत्या के खिलाफ में, सैंडर्स की हत्या के खिलाफ में उनको महात्मा गांधी को सॉरी भगत सिंह को जेल में डाला गया था। तो महात्मा गांधी का इस 11 सूत्री में एक मांग था कि जितने भी क्रांतिकारी कैदी हैं, जितने भी क्रांतिकारी कैदी हैं, क्रांतिकारी कैदियों को छोड़ दे, क्रांतिकारी कैदियों को छोड़ने की उसमें एक मांग थी। अब महात्मा गांधी यहाँ पर क्रांतिकारी कैदी की मांग किए थे ना, सॉरी 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 यहाँ पर गलती हो रहा है। महात्मा गांधी उसे मांग किए थे राजनीतिक कैदियों को छोड़ दे, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की महात्मा गांधी मांग किए थे। जबकि भगत सिंह जो थे वह एक क्रांतिकारी कैदी थे, भगत सिंह जो थे यह क्रांतिकारी कैदी थे और महात्मा गांधी मांग किए थे राजनीतिक कैदी छोड़ने की, छोड़ देंगे। तब महात्मा गांधी का कि धमकी भी दिए थे कि यदि हमारी इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो हम अंग्रेजों के खिलाफ सबने अवज्ञा आंदोलन चालू करेंगे। जो लॉर्ड इरविन था वो इस मांग पर ध्यान नहीं दिया, उसने क्या किया कि इस मांग को नजरअंदाज कर दिया। तो गांधी जी ने क्या किया कि सबने अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिए और इस सबने अवज्ञा आंदोलन चालू करने के लिए महात्मा गांधी ने पहले नमक कानून भंग करने की सोची। उसने सोचा कि सबने अवज्ञा आंदोलन चालू करेंगे नमक कानून से, तो महात्मा गांधी ने नमक कानून भंग करने के लिए डांडी को चुने थे। किसको चुने थे? डांडी को चुने थे। आपको याद रखना है, महात्मा गांधी नमक कानून को भंग करने के लिए किसको चुने थे? तो डांडी को चुने थे। अब महात्मा गांधी क्या किए कि 12 मार्च 1930 को डांडी यात्रा चालू कर दी। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को डांडी यात्रा चालू कर दिए। पूछता है क्वेश्चन कि महात्मा गांधी डांडी यात्रा कहाँ चालू किए थे? तो महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से, मेरे प्यारे बच्चों, साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी डांडी की यात्रा चालू कर दी। और साबरमती आश्रम से जो डांडी की दूरी थी वह 240 मील थी। याद रखना है 240 मील दूर थी। आप लोग को ऊपर बताना हम भूल गए कि साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किया था 1916 में किया था। बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि महात्मा गांधी साबरमती आश्रम की स्थापना सर 1916 में किए थे कि 1915 में किए थे। तो आप लोग यहाँ पे कन्फर्म कर दे कि महात्मा गांधी को साबरमती आश्रम की स्थापना जहाँ पे करना था वो महात्मा गांधी वहाँ पे 1915 में गए थे, लेकिन वहाँ पर आश्रम की स्थापना हुई 1916 में। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि महात्मा गांधी आखिर 1915 में स्थापना किए थे कि 1916 में किए थे। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 1916 में महात्मा गांधी साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। और इसी साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को डांडी यात्रा चालू कर दिए, जो डांडी गुजरात में है और साबरमती आश्रम से इस डांडी की दूरी है 240 मील। अतः महात्मा गांधी साबरमती से डांडी यात्रा चालू की अपने 78 सहयोगियों के साथ, 78 सहयोगियों के साथ चालू किए थे। क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी डांडी यात्रा अपने कितने सहयोगियों के साथ चालू किए थे? तो महात्मा गांधी डांडी यात्रा 78 सहयोगियों के साथ चालू किए थे। यदि पूछे कि महात्मा गांधी को लेकर डांडी यात्रा में कुल कितने लोग थे, तो महात्मा गांधी को लेकर होगा 79 हो जाएगा, आपका 79 हो जाएगा। अब महात्मा गांधी डांडी यात्रा चालू कर दिए 12 मार्च 1930 को। अतः महात्मा गांधी 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद, मेरे प्यारे बच्चों आप लोग याद रहेगा, महात्मा गांधी 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद महात्मा गांधी 5 अप्रैल, याद रखेगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेगा 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी डांडी पहुंच गए। क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी कितने दिनों की यात्रा के बाद महात्मा गांधी डांडी पहुंचे थे? तो 24 दिनों की यात्रा के बाद कहाँ पहुंचे थे महात्मा गांधी? डांडी पहुंचे थे। कब पहुंचे थे डांडी? तो 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी डांडी पहुंच गए। और 6 अप्रैल को, मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा, 5 अप्रैल को महात्मा गांधी डांडी पहुंचे थे और 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून को
भंग कर दिए, नमक कानून को भंग कर दिए। तो महात्मा गांधी नमक कानून को भंग कर दिए, तो 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के जल से नमक बनाकर। क्या तुम समझ गया? अब महात्मा गांधी, ये तो महात्मा गांधी सबने अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिए थे। उसके बाद महात्मा गांधी का एक और आंदोलन मेरे प्यारे बच्चों, जिसे हम लोग जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। यह आंदोलन मेरे प्यारे बच्चे हुआ था 1942 में। 1942 में यह आंदोलन चालू हुआ था। महात्मा गांधी देखे कि इस वक्त महात्मा गांधी जिस वक्त यह असहयोग आंदोलन चालू कर रहे थे, उस वक्त विश्व में 1939 से लेकर 1945 तक एक युद्ध चला था, जिसे हम लोग कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध, जिसे हम द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। तो महात्मा गांधी देखे कि फिर से जो अंग्रेज है इस द्वितीय विश्व युद्ध में लगे हुए हैं, और महात्मा गांधी, जो अंग्रेज की सेना है, अंग्रेजों की सेना की कमी पड़ गई है भारत में। तो महात्मा गांधी देखे कि यही एक मौका है कि अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जाए और अंग्रेजों को यहाँ से भगाने की कोशिश की जाए। अतः महात्मा गांधी देखे कि यही एक मौका है कि हम कोई आंदोलन चालू करें यहाँ से अंग्रेजों को भगाने के लिए। अतः महात्मा गांधी मुंबई से इस आंदोलन शुरुआत की थी। महात्मा गांधी मुंबई से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भारतीयों से मात्र 2 बात बोले थे। एक बात भारतीयों से बोला था महात्मा गांधी, करो या मरो, करो या मरो। और अंग्रेजों से बोले थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों से बोले थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो। महात्मा गांधी आंदोलन चलाए, जबकि आंदोलन सफल पूरी तरह से हो नहीं पाया था। अतः क्या हुआ कि हमारा जो देश है कैसे कैसे भी करके 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। और आजाद होने से पहले 14 अगस्त को ही भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था। 14 अगस्त को ही भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था। तो जब भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, तो भारत की बंटवारे की जो मांग किए थे, वो मांग किए थे मोहम्मद अली जिन्ना। अब याद रखना है, मोहम्मद अली जिन्ना। यह भारत की, यह पाकिस्तान की, अलग पाकिस्तान की मांग किए थे। जब भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गया, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया कि पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भारत पाकिस्तान जब अलग हुआ, तो जो मोहम्मद जो जिन्ना थे, मोहम्मद जो अली जिन्ना थे, वह पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र, वह पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिए। तो भारत के लोगों ने गांधी जी से कहा कि जब अलग पाकिस्तान होने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने उस पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया, तो आप भी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करिए। लेकिन गांधी जी का मानना था कि भारत में या पाकिस्तान में जो भी हिंदू मुस्लिम है सब हमारे भाई हैं, मतलब इसको हिंदू राष्ट्र क्या घोषित करना है। तो महात्मा गांधी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वह हिंदुओं को, मुसलमानों को, सबको अपने एक भाई बहन की तरह से मानते थे। तो महात्मा गांधी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किए। अतः भारत के कुछ गर्म पंथ के जो लोग थे, उग्रवादी टाइप के जो लोग थे, मतलब कुछ गर्म दिमाग के जो लोग थे, उन्होंने, वो लोग अब इस महात्मा गांधी के इस पक्ष, मतलब इस जो महात्मा गांधी फैसला लिए थे इसके पक्ष में वो लोग नहीं थे। अब उन लोगों ने तय किया कि गांधी जी को मार दिया जाए। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि महात्मा गांधी के ऊपर कोई उंगली उठा दे, महात्मा गांधी को मार दे। महात्मा गांधी के मारने की बाद से सारे लोग की हालत खराब हो गई, सबके हाथ उठ कांपने लगे। महात्मा गांधी आए कि कोई मारे कौन महात्मा गांधी को। अतः महात्मा गांधी कोई मारना नहीं चाह रहा था, कोई आगे नहीं आ रहा था कि हम महात्मा गांधी को हम मारेंगे। तो
एक बॉक्से में एक चिट्ठी डालेगा, एक बॉक्से में एक बॉक्सा बनाया गया, इस बॉक्से में सबके नाम की चिट्ठी डाली गई और बोला गया कि जिसका नाम इस बॉक्से से निकल जाएगा वही महात्मा गांधी को मारेगा। तो सभी लोगों ने अपना अपना नाम लिख इस बॉक्से में डाल दिया। जब बॉक्से से जब चिट्ठी निकाला गया तो उस बॉक्से में जो चिट्ठी निकला वह निकला नाथूराम गोडसे के नाम से, नाथूराम गोडसे के नाम से यह निकला। जब नाथूराम गोडसे का नाम निकला उसमें तो नाथूराम गोडसे पूरी तरह से हिल गए, वो नर्वस आ गए कि उस व्यक्ति को मारेंगे। वो समझ है कि महात्मा गांधी को मारने के तो मार देंगे, लेकिन मारने के बाद इस देश की जनता हमारा क्या हाल करेगी हम खुद नहीं जानते हैं। कितनी बुरी तरह से लोग हमको मारेंगे वो खुद नहीं जानते थे, क्योंकि महात्मा गांधी को उस समय के लोग जो थे भगवान की तरह मानते थे। एक बहुत बड़े लीडर थे महात्मा गांधी, जो राष्ट्रपिता के रूप में मतलब विख्यात हो चुके थे। और यह राष्ट्रपिता की जो उपाधि दिए थे महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस दिए थे। तो अब क्या हुआ कि जो ये नाथूराम गोडसे है, महात्मा गांधी गोली मारने के लिए लेकर गन लेकर चल दिए। महात्मा गांधी इधर से आ रहे थे तो महात्मा गांधी सब लोग पैर छू रहे थे। ये भी गए, नाथूराम गोडसे भी गए और वे भी महात्मा गांधी के पैर छुए। अब पैर छूकर महात्मा गांधी से उन्होंने कुछ 5 मिनट तक उनसे बात किया। मतलब गांधी जी, आपने हमारे भारत को आज़ाद कराने में, इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जी आपने बहुत सारा योगदान दिया है, बहुत बड़ा काम किए हैं। आप जितना योगदान दिए हैं उतना योगदान शायद किसी का ना है। महात्मा गांधी सारे बात मान रहे थे और महात्मा गांधी को ठीक है अब थोड़ा हटिए, हमको जाना है, कहीं जाना है। तो बोले कि आपने सारा काम ठीक किया है लेकिन आप एक काम गलत किए हैं। महात्मा गांधी की उस गलती को गिनाकर नाथूराम गोडसे क्या किया कि नाथूराम उन्होंने गन निकाला और गन निकाल के गांधी जी को 3 गोली मार दिया। वह डेट था 30 जनवरी 1948। महात्मा गांधी को 3 गोली मारे नाथूराम गोडसे। महात्मा गांधी का वहीं पे मौत हो गया। मतलब मरने से पहले महात्मा गांधी उनको पास में बुलाए थे और सबको पास में बुला कर बोले कि जो बच्चा हमको गोली मारा है उसको कुछ नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ दिया जाए उसको। और महात्मा गांधी का जो अंतिम शब्द था वह था हे राम। अब याद रखिएगा, महात्मा गांधी का अंतिम शब्द था हे राम। अब याद रखना है कि महात्मा गांधी का अंतिम शब्द क्या था, तो वो था हे राम। महात्मा गांधी गोली मारने के बाद भी वो बोलती है कि इस बच्चे को आप छोड़ दिए, कुछ नहीं करिएगा। अब अपना अंतिम शब्द बोल के हे राम वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अतः महात्मा गांधी की मृत्यु कब होगी मेरे प्यारे बच्चों? 30 जनवरी 1948 को। आप लोग ध्यान रखना है 30 जनवरी 1948 को। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यह जो था हमारा वीडियो, यह टेस्टिंग वीडियो था। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यदि आप लोग का वीडियो मतलब, एक मिनट से, ओके सर।